हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल 21। बट उससे पहले हम लोग थोड़ा प्रीवियस क्लासेस के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। मैंने 2 क्वेश्चन दिया था आपसे। पहला क्वेश्चन हमारा था कि राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने कहाँ पे अपना स्कूल खोला था और कौन सा स्कूल खोला था। ठीक है, तो कैलकाटा में खोला था। कैलकाटा में खोला था। कौन सा स्कूल खोला था? तो देखो, समय के साथ साथ राम मोहन रॉय ने 3 स्कूल स्टैब्लिश किए थे। 1817 की अगर बात करें, एक 1817 में, दूसरा जो स्टैब्लिश किया था वो 1822 में, तीसरा स्टैब्लिश उन्होंने किया था 1825 में। ठीक है, ये स्कूल नहीं, ये कॉलेज था, हिंदू कॉलेज। इसमें एक और व्यक्ति का नाम एसोसिएटेड था, डेविड हारे। बाद में इसी का नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया प्रेसिडेंसी कॉलेज। कहाँ है? कैलकाटा में। ये तीनों के तीनों एक्चुअली कैलकाटा में है। ठीक है, अब कोलकाता हो चुका है। इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था। कब किया गया? तो इसका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया आपका 1855 में। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पेक्ट्रम से बता रहा हूँ। इस वक्त एक इंग्लिश स्कूल स्टैब्लिश किया गया था। 1825 की बात करें तो इस वक्त स्टैब्लिश किया गया वेदांता कॉलेज। ठीक है, तो ये रहा प्रीवियस क्लास का लेक्चर। आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 21, जो हमारा आज का मेन आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है फंडामेंटल राइट्स का हार्ट है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज इसके लैंडमार्क केसेस, लिबर्टी से कैसे रिलेटेड है, गोल्डन ट्रायंगल इससे कैसे एसोसिएटेड हुआ, किस केस के बाद गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, और क्या क्या लैंडमार्क केसेस से रिलेटेड हम लोग वो सब देखेंगे आज। पहले डेफिनेशन की बात करें, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से या उसकी निजी आज़ादी से, ठीक है, अलग नहीं किया जाएगा, खास करके जो कानून स्थापित होगा उसके तहत। ठीक है, तो देखो इसका ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ध्यान देना। अब हम लोग सिर्फ ये फॉलो नहीं करते, अब हम लोग एक और चीज फॉलो करते हैं, वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, हम लोग दोनों फॉलो करते हैं। ठीक है, एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। आगे बात करेंगे। अब ये यूनिवर्सल है, ये आर्टिकल 21 जो है ये यूनिवर्सल है। कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इन द सेंस की जो हमारे इंडियंस पे भी लगेंगे, नागरिकों पे भी लगेंगे और कुछ फॉरेनर्स पे भी लगेंगे। ठीक है, जो घूमने आएंगे, सिटीजन्स पे भी और नॉन सिटीजन्स पे भी। तो यूनिवर्सल है, सब पे लगेगा भाई। सस्पेंड नहीं होगा, इनएलिनेबल है। 358 359 नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होगा। 42वां संविधान संशोधन के वक्त इसको सस्पेंड कर दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन जब आया तो उसमें बोल दिया गया कि इसको सस्पेंड करना इम्पॉसिबल है। 20 और 21 सस्पेंड होगा ही नहीं। जुडिशरी ने समय समय के साथ इसमें बहुत चीज़ अपडेट करा है, डिग्निटी ऑफ लाइफ से भी इसको जोड़ा है। अभी अभी बताया था, 44वां संविधान संशोधन ने इसे सैंक्टिटी प्रोवाइड की है, रिस्टोर की है। देखो लिखा हुआ है ना, रिस्टोरिंग द सैंक्टिटी। तो भाई ऐसा है कि इसको रिस्टोर कर दिया गया सैंक्टिटी, कि भैया ये अमर आर्टिकल है, इसको कभी भी ख़त्म ना किया जा सकता है, ये अमर हो चुका है आर्टिकल। ठीक है, जैसे भगवान अमर है, इंद्रदेव अमर है, इसने भी अमृत प्रदान कर लिया है। अमृत प्रदान करता सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। देख रहे हो, डबल मार्क किया हुआ है। इवन नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए अगर, आर्टिकल 352 के तहत भी इसको सस्पेंड ना करा जा सकता है। अमृत प्रदान है इसको। अब ये देखो, ये बेचारे के साथ बहुत गलत हो गया।
ठीक है, AK गोपालन 1950 में। गलत क्या हो गया? इसको तो बोल दिया कि एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ तो भैया ये आर्टिकल आपको बचाता है, लेकिन लेजिस्लेटिव के खिलाफ नहीं बचाता है। मतलब अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हो गया तो उसके खिलाफ आपको नहीं बचा सकते हैं। तो यहाँ पे ये लटक गए थे भाई साहब AK गोपालन जी के केस में। तो यहाँ पे हो गया इनका घना नुकसान। ठीक है। ये लॉ इनैक्ट करता है कि कोर्ट जो है, ठीक है, फेयरनेस और रीजनेबलनेस पे इफ अ लॉ वाज इनैक्टेड द कोर्ट वुडंट क्वेश्चन इट फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस। मतलब वो लॉ कानून सही है या नहीं है उसके ऊपर बात नहीं करेगा। ठीक है, कोर्ट ने इस बात के खिलाफ यहाँ पे जजमेंट दिया था और इस आर्टिकल 21 को आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 से सेपरेट रखा था। बात हो रही है 1950 के दशक की। ठीक है, तो 1950 में गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आगे आएगा एक और गांधी जी के केस में। कमाल की बात है, सरकार गांधी की हो तभी बात मानती है, वरना मानती ही नहीं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो इतना याद रखना है कि AK गोपालन केस में क्या हुआ था। सिंपल सा बात है कि सरकार ने कहा था एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ होगा तो ही लेंगे, लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ होगा तो अवैध हो जाएगा, मतलब इस आर्टिकल को माना नहीं जाएगा। ऑब्वियसली धीरे धीरे चेंजेस आ रहा था, देश आज़ाद हुए टाइम ही कितना हुआ था। ठीक है, 3 साल की बात है सब। 1950 में लेके आ गए अभी तक यहाँ राज्य प्राइम मिनिस्टर ने शपथ नहीं लिए ढंग से यार। चलो आगे आता है मेनका गांधी का केस 1978 में। गांधी लगने के बाद बात ही केस का कुछ और हो जाता है। मजाक कर रहा हूँ भाई। कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। आर्टिकल 21 में यहाँ पे सब्सटेंसिव ड्यू प्रोसेस आया। कोर्ट ने कहा कानून आप बनाते हो ठीक है, लेकिन कानून सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए या नॉन ऑपरेसिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इसी केस में पहली बार तीनों आर्टिकल के बीचों का गैप को भरा गया था, आर्टिकल 19, 14 और 21। ठीक है, यहीं पे आपको गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, गोल्ड से लिख दूं क्या? गोल्ड है ही नहीं। चलो। गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यहीं पे मिला था मेनका गांधी के केस में। ठीक है, याद रखना यहाँ पे साफ साफ बोला गया रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, नॉन आर्बिट्रेरी होगा तो नहीं चलेगा। ये रहा आपका जुडिशियल इवोल्यूशन का। तो बहुत ही नैरो व्यू लिया गया था गोपालन केस में 1950 में जो आया था वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। मद्रास का केस था ये। ठीक है, आर्बिट्ररी एक्शन के खिलाफ था। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ तो काम करता था, आर्टिकल करेगा आर्टिकल 21, लेकिन लेजिस्लेटिव लॉ के खिलाफ काम नहीं करेगा, मतलब जिसको पार्लियामेंट ने पास किया हो। ठीक है, अब यहाँ स्टेट पार्लियामेंट भी ले सकते हो क्योंकि ये मद्रास कोर्ट के खिलाफ किया था केस। ठीक है। विधानसभा की बात हो रही है, इट इज अबाउट VS। विधानसभा में भी लेजिस्लेटिव होता है ना। मेनका गांधी के केस में ब्रॉड व्यू लिया गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अभी बताया ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। पहले सिर्फ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को लिया जा रहा था जो कि एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था। बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी लिया गया जो कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब लॉ जो है वो सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि कानून बन गया तो उसको लाद दो। भाई कानून की भी तो कुछ होनी चाहिए ना वैल्यू, कि जो कानून आपने बनाया वो सही है या गलत है उसके बारे में। ये रिसेंट का केस है पुट्टा स्वामी। अब रिसेंट नहीं बोल सकते, 8 साल हो गए, 8-9 साल हो चुके हैं, मोर देन 8 years। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्रिवेसी को लिया गया, मॉडर्न व्यू लिया गया। कैसे? आप इंटरनेट यूज़ करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें आप इंटरनेट यूज़ करते हो, फ़ोन यूज़ करते हो, तो उसकी प्रिवेसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई थी कि प्रिवेसी भी आर्टिकल 21 में आना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 21 में प्रिवेसी भी आती है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिवेसी की भी बात की जाती है। तो पुट्टा स्वामी केस उसी से रिलेटेड है, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। प्राइवेसी एज अ कोर राइट। ठीक है, 9 जजेस की बेंच बैठी थी और उन्होंने यूनानिमसली, मतलब कि सब ने एक मत होकर के क्या दिया था, इस पे अपना फैसला दिया था कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ये कोर पार्ट है प्रिवेसी जो है इसका। ये जजमेंट जो था इम्पैक्ट करता है सर्विलेंस को, डेटा प्रोटेक्शन को, इंडिविजुअल के चॉइसेस को इंक्लूडिंग फूड, मैरिज एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखना
इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। डेटा प्रोटेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, क्लियर। तो डेटा प्रोटेक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन हो जाता है, ठीक, तो इसको ध्यान देंगे। तब से बात कर रहा हूँ गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल कुछ ना है भाई, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को साथ में लेके चलने की बात करती है। साफ साफ कहना है, कोई भी कानून तभी वैध माना जाएगा जब वो आर्टिकल 14 को भी के तहत भी गलत ना हो, वायलेशन ना करे, आर्टिकल 19 का भी वायलेशन ना करे और आर्टिकल 21 का भी वायलेशन ना करे। अ लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल ओनली इफ इट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ द थ्री आर्टिकल्स कलेक्टिवली। तो यही है गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 21 में सिर्फ यही तीन केस नहीं है, और भी कई सारे केसेस हुए हैं जिन्होंने ने अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें प्रदान की है। राइट टू एजुकेशन भी इसमें आता है, जी हाँ, राइट टू एजुकेशन भी है, उन्नी कृष्णन केस और मोहिनी जैन केस के तहत। क्लीन इन्वायरमेंट की भी बात करती है किया गया है यहाँ पे। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। फ्री लीगल एड की भी बात की गई है यहाँ पे, MH हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फ्री लीगल एड बताने नेक्स्ट, चलो यहाँ पे एक सवाल मिल गया जो हम लोग नेक्स्ट आर्ट में डिस्कस करेंगे। राइट टू फ्री लीगल एड किस आर्टिकल के तहत है बताओ तो, एक्चुअल में संविधान में इसका मेंशन है, किस आर्टिकल के तहत है राइट टू फ्री लीगल एड। और इससे रिलेटेड अभी नया एक कानून भी बना है, जो भी लोग देखेंगे कमेंट करेंगे। राइट टू फ्री लीगल एड क्या है, अभी इससे रिलेटेड एकदम ताज़ा ताज़ा नया कानून आया है, कुछ दिन पहले की बात है, इसमें अपडेट हुआ है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, हुसैन आरा खातून केस, इसके बारे में सब जानते ही होंगे। हुसैन आरा खातून केस किस चीज़ के बारे में था, जरा ये भी बताना तो मुझे। स्पीडी ट्रायल का केस था, किस चीज़ के बारे में था। राइट टू डाई विद डिग्निटी, है ना। पैसिव यूथनेशिया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखो ये क्या है ना, अभी ये टॉपिक जो है थोड़ा कभी बीच में चर्चे में भी आया था, और इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है ऋतिक रोशन की, ठीक है। तो भाई बहुत फेमस मूवी है, ठीक ठाक है, ऋतिक साहब की तो अच्छी मूवी है। बताना पैसिव यूथनेशिया सबसे पहले किस देश ने लागू किया था, ठीक है। चलो, हीरोइन भी बड़ी अच्छी थी यार, ऐश्वर्या राय है इसमें। कंक्लूजन की बात करते हैं। डिग्निटी इज की, लाइफ डज नॉट मीन मेयर एनिमल एग्जिस्टेंट, इट मीन्स अ लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑल दैट गोज विद इट, ठीक है। डिग्निटी, यहाँ पे डिग्निटी की बात की गई है, ठीक है, इज्जत से जीने की बात की गई है यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात की गई है। आर्टिकल सर्व्स एज लिविंग प्रोविजन दैट अडैप्ट्स टू मॉडर्न चैलेंजेस लाइक डिजिटल प्रिवेसी, एनवायरमेंटल राइट्स। इन्वायरमेंटल राइट्स रिलेटेड केस हमने बताया, अभी डिजिटल प्रिवेसी की बात की गई, तो ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करता है ये आर्टिकल, ठीक है। चेक ऑन पावर, पावर पे एक चेक लगाने की बात करता है। मैंने अभी बताया ना 1950 वाले में क्या था, सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन की बात की थी, लेकिन बाद में जब मेनका गांधी का केस आया तो लेजिस्लेटिव एक्शन की भी बात आ गई, यानी कि आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों एक्शंस पे ये चेक लगाता है। ग्लोबल प्रेसिडेंट, ठीक है। इंडियन जुडिशियल एक्टिविज्म, आर्टिकल 21 को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ये वर्ल्ड वाइड लागू करता है, ठीक है। ग्लोबल प्रेसिडेंट वर्ल्ड वाइड लागू करता है इन द सेंस क्या है, मतलब इसका पूरी दुनिया भर में लागू होता नहीं, भारत में कोई भी व्यक्ति आए, वो उसका सिटीजन हो या ना हो, नॉन सिटीजन हो, नागरिक हो या ना हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल, ये सब पे लागू होगा, ठीक है। तो ये बाहर के लोगों पे भी लागू होता है और यहाँ के लोगों पर भी लागू होता है, ठीक है। दैट्स इट, चलो ख़त्म हो गया। तो ये आज के लिए यहीं तक था। आर्टिकल 21 से रिलेटेड आई हो आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए मैंने ये सेशन बनाया था, इस तरह के और क्विक सेशंस आपको मिलते रहेंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।